हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। हम लोग पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी। जी हाँ, आप कुछ बच्चे फार्माकोलॉजी से बोर हो गए। फार्माकोलॉजी का मेरे ख्याल से ये हार्मोन्स वाला हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर बाकी का पोर्शन बाद में कवर करेंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे हार्मोन्स और वाले चैप्टर में, लेक्चर नंबर 36 में। आज हम थायराइड हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले सारे हार्मोन्स डिस्कस करेंगे, उनके थायराइड्स के एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या बीमारियां हो सकती है, कौन कौन से मेडिसिन होते हैं, क्या उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, क्या मैकेनिज्म है और कहां से क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास बहुत डिफिकल्ट होने वाली, यानी कि बहुत हाई लेवल क्लास होने वाली है, तो मन लगा के पढ़िएगा और कंटिन्यूअस बने रहिएगा, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये तैयारी आपको सिर्फ जीपैट के आरआरबी के लिए नहीं, जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर सारे एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ये तैयारी का लेवल इतना एडवांस है कि आप कोई भी एग्जाम इस केस पेपर से आप तैयारी कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं थायराइड हार्मोन्स क्या होता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ पे गले के पास, उसके अंदर से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसको हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। थायराइड हार्मोन बेसिक 3 प्रकार के निकलते हैं, एक T3, एक T4 और एक कैल्सिटोनिन। जिसमें से जो T3 है उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 को बोलते हैं थायरॉक्सिन। हमारे बॉडी में जो हमको सबसे ज्यादा काम जो है T3 और T4 हार्मोन है। T4 को हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं और T3 को ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन कहते हैं, और इसके अलावा हार्मोन निकलता है कैल्सिटोनिन। थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में T4 और T3 को हम कलेक्टिवली थायराइड हार्मोन कहते हैं, ठीक है। यानी T3 और T4 एक्चुअली नाम अलग अलग है। T4 इज द एक्चुअल थायरॉक्सिन, T3 इज द ट्राई आइडोथायरोक्सिन, लेकिन दोनों को हम कंबाइंड को हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। T3 ज्यादा पोटेंट होता है देन T4, ध्यान दीजिएगा, T3 ज्यादा पोटेंट है, T3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, ज्यादा पोटेंट है देन T4। ये क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो एक्चुअली बनते कैसे हैं। उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारे जो थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा इसको इस तरह समझते हैं भाई साहब, ये हमारा जो बटरफ्लाई शेप में ये जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको बोलते हैं थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है, थायरोग्लोब्यूलिन। हम शॉर्ट फॉर्म में इसको टीजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टीजी। तो थायरोग्लोब्यूलिन जो होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं थायरोग्लोब्यूलिन, इनका बेसिक काम क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी में एक अमीनो एसिड पाया जाता है थायरोनिन, ठीक है। ये थायरोनिन अमीनो एसिड कैसे बनता है, ये एक अमीनो होता है टायरोसिन। आपने टायरोसिन अमीनो एसिड का नाम सुना होगा। ये जो टायरोसिन अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड कहा जाता है थायरोग्लोबिन के अंदर, यानी एक जो थायरोग्लोबिन है वो 2 टायरोसिन के मॉलिक्यूल को आपस में पकड़ के खींचता है। और जब 2 टायरोसिन के मॉलिक्यूल को, मान लीजिए एक टायरोसिन मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ये है, और ये थायरोग्लोब्यूलिन इनको पकड़ करके आपस में जोड़ देता है, तो इनका नाम बन जाता है थायरोनिन। क्या बन जाता है इसका नाम? थायरोनिन। ध्यान समझिएगा, यानी कि थायराइड ग्लैंड के अंदर जो किचन है, जिस किचन के अंदर ये हार्मोन पकने वाला है, वो है हमारा किचन का नाम है थायरोग्लोब्यूलिन। और इस सब्जी को बनाने के लिए जो 2 मटेरियल चाहिए वो है टायरोसिन अमीनो एसिड और दूसरा है आयोडीन। तो अब हमारा जो थायरोग्लोब्यूलिन होता है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ टायरोसिन को पकड़ के आपस में जोड़ता है, वो बन जाता है थायरोनिन। और ये थायरोनिन फिर क्या करता है, आयोडीन को पकड़ता है और आयोडीन के साथ मिक्स करके यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाता है। खास तौर पे 2 मॉलिक्यूल बनाता है, एक बनाता है MID और एक बनाता है DID, मोनो आइडो MIT, सॉरी डी नहीं, टी है, यानी मोनो आइडो थायरोनिन, और होता है डाई आइडोथायरोनिन। यानी कि देखो ध्यान से समझिएगा कि 2 मॉलिक्यूल टायरोसिन मिल करके एक बना थायरोनिन। अब वो थायरोनिन अगर एक आयोडीन के साथ कंबाइन करेगा तो उसका नाम होगा मोनोआइडोथायरोनिन MIT, और अगर वो थायरोनिन 2 आयोडीन के साथ कंबाइन करेगा तो उसका नाम होगा DIT, डाई आइडोथायरोनिन। अब आगे भी कहानी फिर समझिए, अगर एक MIT एक DIT के साथ कंबाइन करेगा तो आप देखिए DIT में 2 आयोडीन, MIT में 1 आयोडीन, इसका नाम बनेगा T3 ट्राई आइडोथायरोनिन, जिसको हम लोग था, ठीक है। और अगर एक DIT दूसरे DIT मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनेगा T4 यानी थायरॉक्सिन, यानी टेट्रा आइडोथायरोनिन। यानी पूरी प्रोसेस समझिए कि कैसे थायराइड हार्मोन बनते हैं।
एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि थायरोग्लोब्यूलिन होता है वो क्या करता है, वो टायरोसिन अमीनो एसिड को पकड़ता है, दो मॉलिक्यूल को, उनको मिला के बनाता है थायरोनिन। अब वो थायरोनिन एक आयोडीन के साथ मिलकर बनाता है एमआईटी, दो के साथ बनाता है डीआईटी, फिर एक एमआईटी एक डीआईटी मिलकर बनाते हैं T3 और दो डीआईटी आपस में मिलकर बनाते हैं T4। बस ये कहानी समझ लीजिए, बहुत लॉजिकल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, यही मैं आपको समझा रहा हूं। तो T4 का नाम होता है 3535 टेट्रा आइडोथायरोनिन और 3 का नाम होता है T3 का 353 ट्राई आइडोथायरोनिन। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कैसे बनता है मैंने आपको समझा दिया। फिर देखिए, अब जो पूरे के पूरे जो सिंथेसिस होता है मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब थोड़ा सा डीप स्टडी करते हैं पूरा प्रोसीजर कैसे होता है। तो जो ये थायरोग्लोब्यूलिन के अंदर जो थायराइड हार्मोन बन रहा है, जो सब्जी पक रही है, वो कितने चरणों में पकती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है आयोडीन का अपटेक। सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर जो थायरोग्लोब्यूलिन है थायराइड के अंदर, वो NIS के जरिए, व्हाट इज द NIS? दिस इज द सोडियम आयोडीन सिंपोर्टर। NIS होता है सोडियम आयोडीन सिंपोर्टर। ये एक चैनल है, एक पंप है, जिसके जरिए जो है आपका थायरोग्लोब्यूलिन जो है वो सोडियम को बाहर फेंकता है और आयोडीन को अंदर ले आता है। यानी कुल मिला के वो आयोडीन को अपने अंदर कलेक्ट करता है और जो आयोडीन है वो 100 गुना ज्यादा जो है वो सोडियम के कंपेयर में ज्यादा से ज्यादा वो होता है, वो इकट्ठा होता है। और ये केवल आपको थायराइड ग्लैंड में नहीं देखा गया, ये सैलिवरी ग्लैंड में भी, स्टमक में भी, स्किन में भी, इन सब जगहों पर भी यहाँ पे आयोडीन का अपटेक होता है, यानी ये सिंपोर्टर पाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये थायरोग्लोब्यूलिन नहीं होता है इन जगहों पे, तो इसलिए यहाँ पे थायराइड हार्मोन नहीं बनते, क्योंकि भाई ये सिंपोर्टर जो है आयोडीन का अपटेक सब जगह होता है। कहाँ पे? सैलिवरी ग्लैंड में, स्टमक में, स्किन में। लेकिन क्योंकि यहाँ थायरोग्लोब्यूलिन नहीं है इसलिए थायराइड हार्मोन नहीं बनता। अब दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में आयोडीन हमारे थायरोग्लोब्यूलिन के अंदर आ गया। अब दूसरे स्टेप में होता है हमारा ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है बेटा, इसको समझिए कि अब आपका जो आयोडीन था वो कन्वर्ट होता है आयोडाइड में, यानी आई माइनस में, और फिर वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, दो इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट होता है आई प्लस में, जिसको आयोडोनियम आयन कहते हैं। अब ये एक खास प्रकार के एंजाइम के द्वारा होता है जिसका नाम है TPO। अगले स्टेप में, पहले स्टेप में आयोडीन का अपटेक हुआ, दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किससे होता है? थायराइड परऑक्सीडेज एक एंजाइम, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड ऑक्सीडेज ही आयोडाइड को आयोडोनियम में कन्वर्ट करता है, शॉर्ट फॉर्म में TPO बोलते हैं, थायराइड परऑक्सीडेज। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये हमारी बॉडी में थायराइड परऑक्सीडेज कैसे कंट्रोल होता है? एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेंड्रिन। ये पेंड्रिन एंजाइम के द्वारा हमारे ल्यूमन में, हमारे ब्लड में ये एंजाइम जो है पहुंचता है, पेंड्रिन ही पहुंचाता है, और उसके बाद ये ऑक्सीडेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एक एक पॉइंट को नोट करते चलना इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा स्टेप होता है आयोडीनेशन। अब क्या होगा? आयोडीन आपस में कंबाइन करेंगे थायरोग्लोब्यूलिन के अंदर। अब जब मैंने बताया था कि एक थायरोग्लोब्यूलिन, एक थायरोनिन के साथ एक आयोडीन मिलेगा तो उसका नाम होगा MIT, मोनो आइडोथायरोसिन, और अगर एक थायरोनिन के साथ दो आयोडीन मिलेगा तो उसका नाम हो जाएगा DIT, डाई आइडोटायरोसिन। अब अगले स्टेप में होता है, मैंने बताया था कपलिंग। कपलिंग का मतलब मैंने कहा जब दो DIT मिलेंगे तो T4 बनेगा, जिसको थायरोक्सिन कहते हैं, और एक DIT एक MIT मिलेगा तो T3 बनेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोसिन। ठीक है, आयोडीन की कमी अगर किसी व्यक्ति में होगी तो ध्यान दीजिएगा, आयोडीन की कमी होगी किसी व्यक्ति में तो उसके अंदर ये आपका जो DIT है वो कम बनेगा, MIT ज्यादा बनेगा, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आयोडीन चाहिए DIT बनने के लिए और कम आयोडीन चाहिए MIT बनने के लिए। तो जिस व्यक्ति के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है उसके अंदर DIT का फॉर्मेशन कम होता है, MIT ज्यादा बनता है। तो यानी कि अब आप एक चीज समझिएगा, DIT नहीं होगा तो आप कम होगा तो T3 बना सकते हैं, T4 नहीं बना सकते। तो ऐसे व्यक्तियों के शरीर में T3 की संख्या ज्यादा हो जाती है और T4 संख्या कम हो जाती है। अब ये स्टोरेज एंड रिलीज की बात करें तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं और जैसे जैसे नीड होती है उस तरह से ये रिलीज होते रहते हैं। ठीक है, अब जो TSH है कैसे काम करता है? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है हमारे जो निकलता है आपके ACTH से, वो एंडोसाइटोसिस करता है, फिर वहां पे थायरोग्लोबिन का प्रोटियोलिसिस होता है और फिर T3 T4 रिलीज होता है। MIT DIT जो है वो D होता है आयोडाइड रिसाइकिल, मतलब एक यहाँ पे एंजाइम काम करता है, यहाँ पे डी आयोडिनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो MIT DIT बन गया है, ऐसा नहीं है कि वो टायरोसिन से फिर अलग नहीं होगा, वो फिर से अलग हो सकता है और अलग करके वापस जो है आयोडीन वो रिसाइकिल हो जाता है।
ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो T4 का नॉर्मल सिक्रीशन है वो एक एडल्ट में 60 से 90 माइक्रोग्राम पर डे के आसपास होता है, और T3 का जो सिक्रीशन है वो 10 से 30 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से होता है। अब हमारे बॉडी में क्या जरूरी नहीं है कि जो T4 है वो T3 में कन्वर्ट नहीं हो सकता? जी हाँ, T4 भी हमारे बॉडी में T3 में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? एक्टिव या RT3, यानी हमारा जो T4 है, अगर हमारी बॉडी में T4 संख्या है तो वो ऑटोमेटिक T3 में कन्वर्ट होती रहती है, और T3 ज्यादा पोटेंट होता है, आपको मैंने पहले बताया था। तो दो तरीके से ये T4 जो है T3 में कन्वर्ट होता है, एक तो एक्टिव T3 में कन्वर्ट होता है, एक इनएक्टिव T3 में कन्वर्ट होता है। इनएक्टिव को हम RT3 बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी बॉडी में T4 हार्मोन है भाई साहब, ये ऑटोमेटिक जो है T3 में टूटता रहता है। दो प्रकार के T3 होते हैं, एक एक्टिव T3 जो हमारे बॉडी में काम आएंगे, और एक होता है इनएक्टिव जो हमारे शरीर में काम नहीं आएंगे, जो स्टोरेज में बढ़ते जाएंगे। और इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम काम करता है जिसको आइडोथायरोनिन डीआयोडिनेज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है आइडोथायरोनिन डीआयोडिनेज, जो कि T4 को T3 में कन्वर्ट करता है, और इस एंजाइम को शॉर्ट फॉर्म में डी एंजाइम कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा डी एंजाइम क्या होता है, तो डी आयोडिनेज एंजाइम को शॉर्ट फॉर्म में डी एंजाइम कहते हैं। और ये तीन प्रकार का होता है, D1, D2 और D3। यानी जो एंजाइम आइडोथायरोनिन, क्वेश्चन बहुत हार्ड में आपको समझा रहा हूं, बहुत हाई लेवल का समझा रहा हूं, जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि जो एंजाइम आइडोथायरोनिन डीआयोडिनेज है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डी कहते हैं, ये तीन प्रकार का होता है, D1, D2, D3। जो D2 है वो क्या करता है, T4 को T3 में कन्वर्ट करता है। किस प्रकार के T3 में? एक्टिव T3 में। और जो D3 है वो इनएक्टिव T3 में कन्वर्ट होता है, और जो D1 है वो दोनों में, यानी जो D1 एंजाइम है वो दोनों काम कर सकता है, या वो एक्टिव T3 और इनएक्टिव T3 दोनों बना सकता है। जबकि D2 वाला केवल एक्टिव T3 बनाता है, जबकि T3 वाला जो है वो इनएक्टिव T3 बनाता है। इसको याद कैसे करिएगा, यहां भी 3, यहां भी 3, ये 3 कट गया तो 0 हो गया। इस तरह से याद करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये वाला इनएक्टिव होता है। D3 T3 से इनएक्टिव T3 बनाता है, जबकि D2 एक्टिव T3 बनाता है और D1 दोनों बनाता है। ये पॉइंट याद करना, जो आगे मेडिसिन पढ़ाऊंगा तो ये बहुत काम आएगा। ठीक है, इनहिबिटर्स की बात करें, कौन कौन से ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हमारे बॉडी में इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं? अच्छा, क्यों इनहिबिट करना है, पहली बात समझिए। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में ये डी एंजाइम ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ज्यादा काम करेगा, तो हमारे शरीर में जितने T4 हैं उन सब को T3 में कन्वर्ट कर देगा, और आधे T3 को एक्टिव में कन्वर्ट करेगा, आधे को इनएक्टिव में कन्वर्ट करेगा। जबकि हमारे शरीर में जरूरत है हमको थायरॉक्सिन हार्मोन की। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है? T4 होता है। तो अगर ये एंजाइम ज्यादा एक्टिवेट होगा तो हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी, यानी हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम इतना एक्टिवेट है कि ये T4 को T3 में कन्वर्ट कर दे रहा है, T4 की मात्रा घटा रहा है। तो तीन प्रकार के इनहिबिटर्स होते हैं जो हमारे बॉडी में इन हार्मोन्स को इनहिबिट करते हैं। D1 को इनहिबिट करता है PTU यानी प्रोपाइल थायोयूरेसिल। D1 और D2 दोनों को इनहिबिट करता है एमिडेरोन। और जो आपके प्रोपेनोलॉल वगैरह हाई डोज पे देते हैं, या हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, ये T4 के लेवल को बॉडी में घटाते हैं और T3 में कन्वर्जन करते हैं। यानी तीन प्रकार के ऐसे ऐसे मेडिसिन हमने आपको बताए जो कि हमारे इनहिबिटर्स हैं। अब मैंने क्या बताया आपको थोड़ी देर पहले कि ये हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। ये हार्मोन्स बेसिकली हमारे बॉडी में T4 के लेवल को कम करते हैं। ये हार्मोन्स अगर ज्यादा होंगे तो बॉडी में हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हमारे प्रोपाइल थायोरेसिल, एमिडेरोन और प्रोपेनोलॉल, ये तीनों के तीनों ड्रग अगर हमारी बॉडी में यूज कर रहे हैं तो ये इस हार्मोन को इनहिबिट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में हाइपोथायरॉइडिज्म नहीं होता है, थायराइड का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो हमारे बॉडी में जो ये थायराइड हार्मोन, वो आपको पता है कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो हमारे रिलीज होते हैं ब्लड में, और फिर वो हमारे ब्लड की सहायता से ग्लैंड्स ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो थायराइड को पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे मीडिएटर्स काम करते हैं जो ब्लड से पर्टिकुलर ऑर्गन में ले जाते हैं, उन्हें हम ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। सबसे ज्यादा बात करी जाए तो थायराइड सबसे ज्यादा प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, यानी थायराइड हार्मोन जो है वो प्रोटीन के साथ काफी बाइंड होते हैं। और कौन कौन से प्रोटीन से बाइंड करते हैं? पहला तो है TBG, इसका नाम होता है थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। ठीक है, दिस इज थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन।
इससे सबसे ज्यादा आपका जो थायराइड हार्मोन है बाइंड होता है। उसके बाद आता है ट्रांसथायरेटिन और एल्ब्यूमिन। ये अलग अलग 3 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जिसके जरिए, जिसके द्वारा हमारे बॉडी में ब्लड के में बाइंड करके ये सर्कुलेट करता है। फ्री फैक्टर्स की बात करें तो ब्लड में करीब T4 का फ्री फैक्टर 0.03 से 0.08 के आसपास होता है और T3 का 0.2 से 0.5 के आसपास होता है। प्रेगनेंसी के समय आपने देखा होगा किसी किसी महिलाओं में थायराइड का लेवल काफी बढ़ जाता है। किन्हीं किन्हीं महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय किसी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, किसी में थायराइड का लेवल बढ़ जाता है, किसी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। ये अलग अलग केस में अलग अलग होता है, लेकिन थायराइड का लेवल ज्यादा बढ़ना बहुत रिस्की होता है, प्रेगनेंसी से मिसकैरेज हो सकता है। तो अब क्या होता है प्रेगनेंसी के समय में हमारी बॉडी में टीबीजी, थायरो जो आपका ये टीबीजी है, जब थोड़ी देर पहले मैंने नाम बताया, ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये जो थायराइड ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है जिससे सबसे ज्यादा आपका थायराइड बाइंड करता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के समय। और जब ये बढ़ती है तो पीबीआई की मात्रा बढ़ती, पीबीआई मतलब प्रोटीन बाउंड आयोडीन, जो आयोडीन हमारा प्रोटीन द्वारा बाउंडेड है, इसकी संख्या बढ़ जाती है। और जब आपका ये प्रोटीन की संख्या बढ़ेगी तो ज्यादा आपका जो प्रोटीन जब बढ़ेगा तो ज्यादा थायराइड को बाइंडिंग करेगा, तो जो फ्री हार्मोन की संख्या है वो थोड़ी सी कम होने लगती है, अनचेंज हो जाती है, तो ये यूथायराइड का फॉर्म करता है। ठीक है, उस तरह से हमारी बॉडी में बेसिकली T3 का लेवल बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन की बात करें तो ये हमारी बॉडी में किस किस एंजाइम के द्वारा मेटाबोलाइज होता है। एक तो आपका ग्लूकोरोनेशन से, सल्फोनेशन से, बेसिकली लीवर में, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल इसमें है डी आयोडीनेशन रिएक्शन का। ये एंजाइम होता है जो इस थायराइड को डीएक्टिवेट करता है आयोडीन को रिमूव करके। एक्सक्रीशन इसका बाइल से जो होता है, इंटरहेपेटिक रिसाइकलिंग यूरिन के द्वारा होता है। हाफ लाइफ T4 की 6 से 7 दिन होती है, T3 की 1 से 2 दिन होती है, इसलिए आपको दवाई दी जाती है वो एक दिन में एक बार खाई जाती है। और हाइपर डिक्रीज इन हाइपरथायराइडिज्म एंड इंक्रीज इन हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, ये इसका लेवल जो है हाफ लाइफ की बात कर रहा है, कब घटता है कब बढ़ता है। ठीक है, अब कुछ रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन की बात कर ले। हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन, जो थायराइड हार्मोन सिक्रीट हो रहा है उसे कौन कंट्रोल करता है? तो सबसे पहले तो कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस से निकलने वाला TRH, थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन। सबसे पहले ये रेगुलेट करता है, ये थायराइड के लेवल को बढ़ाता है। दूसरा पिट्यूटरी से निकलने वाला TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ये भी हमारे बॉडी में थायराइड के लेवल को बढ़ाता है। और तीसरा होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी अगर हमारे पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में T3 T4 का लेवल घटने लगता है या बढ़ने लगता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, 3 ऐसे मैकेनिज्म हैं जिसके जरिए हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है बिना किसी मेडिसिन। कुछ और फैक्टर भी है, अगर हमारे बॉडी में सोमैटोस्टैटिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डाउन करती है, जिससे थायराइड का लेवल घटता है। और वहीं पे हमारी बॉडी में जो TSH है ये CAMP पाथवे के द्वारा काम करता है और IP3 डैग पाथवे के द्वारा भी काम करता है। ये किस पाथवे से काम करता है ये आपको यहाँ पे समझना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन्स का हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन पे क्या रोल है। हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी ओवरऑल थायराइड T3 T4 दोनों को मिलाकर के बात की जा रही है कि हमारे बॉडी के बेसिकली आपको पता है एक चीज की मेटाबॉलिज्म हेल्प करता है, बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, तो किस किस ऑर्गन पे कौन सा काम करता है ये आपको समझना। सबसे पहला काम करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे बड़ा रोल है आपके थायराइड हार्मोन का, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या करता है ये? ओवरऑल ग्रोथ करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, CNS के मैच्योरेशन को आपके जो CNS है उस पे जो न्यूरॉन्स है उसमें माइलिनेशन होना, सिनेप्सिस बनना, ये सब के लिए थायराइड हार्मोन का होना बहुत जरूरी है। और अगर थायराइड हार्मोन कमी होती है बीमारी का नाम है क्रिटिनिज्म। इसमें क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन होता है, बच्चों में दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। और अगर एडल्ट में हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है तो मूवमेंट वगैरह स्लो हो जाता है, इंटेलेक्चुअल बुद्धि जो है विकास थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ये हमने देखा ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या रोल है हमारे थायराइड हार्मोन का। दूसरा है लिपिड मेटाबॉलिज्म। क्या हमारे बॉडी के लिपिड मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है? जी हाँ, ये हमारे बॉडी में लाइपोलिसिस को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करेगा? बॉडी में लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा, लाइपोजेनेसिस करेगा, कोलेस्ट्रॉल और बाइल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करेगा, यानी बॉडी में देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा, लेकिन लाइपोजेनेसिस करता है। ठीक है, इससे क्या होगा? जब किसी व्यक्ति में हाइपरथायराइडिज्म होता है तो उस केस में उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, LDL और फ्री फैटी एसिड का लेवल, जो कोलेस्ट्रॉल और LDL का लेवल घट जाता है और फ्री फैटी एसिड का लेवल बढ़ जाता है अगर किसी व्यक्ति को हाइपरथायराइडिज्म है तो। ठीक है, आगे बात करते हैं।
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात कर ले, जी हाँ, थायराइड का रोल हमारे बॉडी के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी होता है। ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ये हमारे बॉडी में ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और इन सब की यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है, यानी ये हेल्प करता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन करने के। अगर ये बीमारी हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ये ज्यादा ग्लूकोजिनेसिस करेगा, ज्यादा ग्लूकोजिनियोजेनेसिस करेगा, उस केस में हमारी बॉडी में इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, पेशेंट शुगर का मरीज भी हो सकता है, ये चीजें हो सकती है। प्रोटीन में भी क्या करता है, तो प्रोटीन में लो लेवल करता है, ज्यादा बहुत रोल नहीं है, प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाता है। अगर लो लेवल पर दिया जाता है थायराइड हार्मोन या होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई, बॉडी में हाइपरथायराइडिज्म हो गया, तो ये प्रोटीन के लेवल को डाउन करने लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन बढ़ा देगा, सिंथेसिस कम कर देगा, तो उस केस में प्रोटीन का हमारा जो लेवल है वो घटेगा। तो हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है, वेट लॉस होने लगेगा व्यक्ति का, मसल लॉस होने लगेगा अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म हो गया। अब कैलोरी की बात करें, बीएमआर का बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो हमारी बॉडी में आपको पता है बीएमआर को बढ़ाता है थायराइड, हार्ट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, मेजर इफेक्ट ब्रेन वगैरह में काम करता है, ठीक है। सीवीएस की बात करें, हमारे हार्ट पे यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे थायराइड हार्मोन कैसे काम करते हैं, ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, सिस्टोलिक बीपी और बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, यानी कुल मिला के हमारे हार्ट पे ये पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है। अगर किसी व्यक्ति को हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो ये चीजें ज्यादा हो जाएंगी, तो उसको एरिथमिया हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, सीएचएफ एंजाइना वगैरह की दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि ये एक्टिविटीज कई गुना बढ़ जाएंगी जब किसी को हाइपरथायराइडिज्म होगा। वही हम बात करते हैं सीएनएस पे, ब्रेन पे क्या असर है, तो थायराइड हार्मोन का ब्रेन पे असर क्या है, ये सीएनएस के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था माइलिन शीथ का बनना, सिनेप्सिस का होना, उसके लिए थायराइड हार्मोन का बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म हो गया, थायराइड का लेवल कम होगा, तो इस सब डेवलपमेंट कम होगा, तो उसको एंजाइटी, ट्रिमर, हाइपरफ्लेक्सिया, डलनेस, ये सब दिक्कत आप मरीज के अंदर आसानी से देख सकते हैं। स्केलेटल मसल की बात करें, हमारे शरीर के मसल्स में क्या रोल है, तो ये मसल के टोन को रेगुलेट करता है। अगर किसी व्यक्ति में थायराइड की कमी हो गई, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तो उसकी मसल्स कमजोर हो जाएंगे, ट्रिमर, मायोपैथी या वीकनेस हो सकती है। कितना इंपॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन। जीआईटी की बात करें तो जीआईटी में जीआई के मोटेलिटी को इंक्रीज करता है। मोटेलिटी इंक्रीज करता है मतलब अब अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और अगर किसी में हाइपर हो गया, जरूरत ज्यादा हो गया, तो उसको डायरिया शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों चीज देखा जाता है थायराइड के मरीज के साथ। किडनी में देखा जाए तो कोई खास इसका इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये यूरिन फ्लो को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है अगर किसी व्यक्ति में थायराइड की कमी हो रही है तो, ठीक है। बाकी हीमोपोइसिस की बात करें ब्लड बनने में, तो ब्लड बनने में भी हेल्प करता है, और किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म है तो उसको एनीमिया हो सकता है। और रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो ये जरूरी है, मेंस्ट्रुएशन के लिए, फर्टिलिटी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, लैक्टेशन के लिए, इन सब के लिए बहुत बड़ा रोल है थायराइड का। अब हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन्स की, थोड़ी सी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म बहुत इजी है, ये कैसे काम करते हैं, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, और आपको बताया था जो भी ड्रग न्यूक्लियर रिसेप्टर पे काम करते हैं वो जीन का म्यूटेशन करते हैं न्यूक्लियस के अंदर जाकर के, और प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। आपको बताया था मैंने। तो सेलुलर एंट्री, पहले तो ये सेल के अंदर घुसता कैसे है, ये बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सेल के अंदर घुसता है और पहुंचता है न्यूक्लियस तक, और न्यूक्लियस में जाके न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करता है, और जिस रिसेप्टर से बाइंड करता है उसका नाम है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। इसको टीआर, दो प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, टीआर अल्फा और टीआर बीटा, याद कर लीजिएगा। थायराइड हार्मोन जब भी न्यूक्लियस पे पहुंचता है सेल के, वो वहां पे रिसेप्टर से बाइंड करता है। दो प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, टीआर अल्फा, टीआर बीटा, थायराइड रिसेप्टर अल्फा और थायराइड रिसेप्टर बीटा। अब दोनों जगह पे बाइंड करके ये अलग अलग कुछ काम करेगा। अगर जो आपका जो थायराइड रिसेप्टर होते हैं वो स्टेरॉइड रेटिनोइड सुपर फैमिली के होते हैं, बेसिकली स्टेरॉइडल रिंग होता है इसके अंदर, और न्यूक्लियस बाउंड होने पर ये टीआरई जो होते हैं कंप्रेस होकर जीन ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनाते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। किस किस पाथवे से काम करते हैं, किस मैकेनिज्म से काम करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। थोड़ा सा T3 और T4 के बीच डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि T3 और T4 में डिफरेंस क्या है। पोटेंसी T3 की T4 से 5 गुना ज्यादा होती है, और थायराइड रिसेप्टर से बाइंड करने की कैपेसिटी T3 की ज्यादा होती है, T4 की थोड़ा सा कम होती है। ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत तेज होता है T3 का, और T4 का थोड़ा सा स्लो होता है। सिक्रीशन T3 का कम है और T4 का ज्यादा, मैंने आपको शुरू में बताया था।
प्रोटीन बॉन्डिंग T3 की कम है और T4 की करीब 15 गुना ज्यादा होती है। T3 एक एक्टिव हार्मोन है जबकि T4 एक प्रो हार्मोन है। प्रो हार्मोन का मतलब एक तरह से इनएक्टिव फॉर्म में है, जब ये T4 T3 में कन्वर्ट होता है तब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये मैंने आपको पूरा एक ओवरऑल समरी करके दोनों का T4 और T3 को समझाने की कोशिश की है। आपको बताया था मैंने प्रोसेस क्या होता है। डी आयोडीनेशन मैंने कहा एक एंजाइम होता है जो कैसे काम करता है, जो आपका D1 एंजाइम, D2 एंजाइम, D3 एंजाइम मैंने आपको याद कराया था कैसे काम करते हैं। ये आपके बॉडी में आप कन्वर्ट करते हैं, आयोडीन को रिमूव करते हैं, ठीक है, बताया था आपको। तो D1 एंजाइम कहां कहां पाए जाते हैं समझिए। D1 एंजाइम थायराइड में, लीवर में और किडनी में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बस ये याद कर लो, पॉइंट याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। D1 एंजाइम थायराइड में, लीवर में, किडनी में पाए जाते हैं। D2 एंजाइम ब्रेन में, पिट्यूटरी में, मसल में और हार्ट में पाए जाते हैं। जबकि T3 जो आपका ये अलग अलग काम करते हैं। D1 और D2 एंजाइम कहां पाए जाते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रिपरेशंस की, कुछ मेडिसिन की। भाई अगर आपकी बॉडी में नेचुरल थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहा है तो आपको किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, आपकी बॉडी में थायराइड का लेवल घट गया, उस केस में हमें थायराइड प्रिपरेशन देने पड़ते हैं, कुछ मेडिसिन देनी पड़ती है। अब उस मेडिसिन की बात करते हैं और उस मेडिसिन में सबसे पहली मेडिसिन है जिसका नाम है लिवोथायरॉक्सिन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। T4 एक्चुअल में ये होता है, ये मार्केट में एल्ट्रॉक्सिन, थायरोनॉर्म, थायरॉक्स के नाम से आता है। अलग अलग डोज में 12.5 mg, 25 mg, 75 mg, 50 mg, 60 mg करके करके करीब 150 mg तक टैबलेट आता है, ठीक है। और जो बेसिकली हमारी बॉडी में जो आईवी भी इंजेक्शन भी मिलता है T4 का, लेकिन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बाकी विदेशों में इमरजेंसी के केस में आईवी इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। दूसरा हमारा जो ड्रग है वो है लिवोथायरोनिन। एक्चुअली ये T3 हार्मोन होता है, T4 नहीं, और ये बेसिकली इंडिया में इसका इस्तेमाल नहीं करते, ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, ठीक है। कुछ क्लिनिकल रेफरेंस की बात करें तो लिवोथायरॉक्सिन जो है वो सभी पेशेंट को हम इंडिकेट करते हैं। ये मोर स्टेबल होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है और एरिथमिया का रिस्क इसमें सबसे कम होता है। वहीं पे अगर हम बात करें इन सभी ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक की, तो एब्जॉर्प्शन ओरल बायोलिटी काफी अच्छी होती है, लगभग 75% के आसपास बायोलिटी होती है। एब्जॉर्प्शन जो है वो थोड़ा सा कम है अगर किसी व्यक्ति को सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म है। फूड के साथ इसे कभी भी अगर आप खाएंगे तो आपका एब्जॉर्प्शन कम होगा, इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति को अगर आप थायराइड की दवाइयां खिलाइए तो उससे बोलिए सुबह खाली पेट खाए, सबसे बेहतर होता है। और खाने के बाद खाना करीब 4 घंटे तक ना खाए। कौन कौन सी मेडिसिन के साथ थायराइड की ड्रग नहीं खानी चाहिए, नहीं एब्जॉर्प्शन घट जाता है, जैसे सुक्रालोफेट के साथ, आयरन टैबलेट्स के साथ, कैल्शियम के साथ और पीपीआईज के साथ, इन सब के साथ अगर आप खा रहे हैं तो आप ये पाएंगे कि आपका जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो घट जाता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो बेसिकली CYP3A4 इंड्यूसर एंजाइम के द्वारा ये मेटाबोलाइज होता है। और अगर रिफाम्पिसिन, फेनिटोइन या कार्बामाजिपिन ड्रग अगर हम खा रहे हैं तो ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, तो हमें डोज बढ़ानी पड़ती है क्योंकि हमारा फिर ड्रग कम काम करेगा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ये चीज हमको ध्यान देना होता है। अब कुछ थायराइड इनहिबिटर्स की बात कर लेते हैं। थायराइड इनहिबिटर्स मतलब क्या होते हैं? देखिए, थायराइड इनहिबिटर का मतलब होता है अगर हमारी बॉडी में थायराइड का हार्मोन क्या होता है, अगर वो ज्यादा होने लगे, अगर थायराइड बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज करने लगे, हाइपर थायराइडिज्म हो जाए, तो वो भी एक समस्या की बात है। उससे 2 तरह की बीमारी होती है, एक ग्रेव डिजीज होती है और एक टॉक्सिक आपका नोडुलर ग्वाइटर होता है। जैसे कि थायराइड की कमी से घेंगा होता है, तो थायराइड के ज्यादा होने से भी बीमारी है, जिसे ग्रेव डिजीज कहते हैं, और टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर। अब अगर थायराइड ज्यादा रिलीज हो रहा है तो उसको कम करने के लिए हमें थायराइड इनहिबिटर्स देने पड़ते हैं। उस मेडिसिन को भी हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन है, किस तरीके से काम करती है, इसको समझ लेते हैं। एक होते हैं जो हार्मोन के सिंथेसिस को ही रोक देते हैं, वो ड्रग है PTU, ठीक है, प्रोपिलथायोरेसिल, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल। ध्यान दीजिएगा, ये क्या करते हैं, ये हार्मोन को बनने से रोकेंगे। दूसरा है जो आयोडाइड के ट्रैपिंग को रोकेंगे, यानी जब आयोडीन ट्रैप ही नहीं होगा तो T4 हार्मोन T3 बनेगा ही नहीं और थायराइड का लेवल बढ़ेगा ही नहीं। वो है थायोसाइनेट, परक्लोरेट और नाइट्रेट। ड्रग का नाम याद करते चलिएगा। एक होता है जो हार्मोन तो बन गया लेकिन उसके रिलीज को इनहिबिट करते हैं, वो है आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ऑर्गेनिक आयोडाइड। और ऐसे हैं जो थायराइड टिश्यू को ही डिस्ट्रॉय कर दे। अगर थायराइड हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनने लग जाए, हाइपरथायराइडिज्म होने लग जाए, तो इसके लिए हम रेडियो एक्टिव आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। 131I आइसोटोप होते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम थायराइड सेल को ही डैमेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के लिए, जैसे लिथियम है, एमिड्रोन है, सल्फोनामाइड है,
पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड है, फिनोबार्बिटोन, फिनोटोआइन, ये सभी ड्रग्स जो है हमारे बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म कॉज करता है। ये सब का नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ एंटी थायराइड ड्रग्स हैं जिसको इसका नाम लोग थायोमाइड्स भी कहते हैं। ये कैसे काम करते हैं, जो टीपीओ को इनहिबिट कर रहे हैं, कपलिंग रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, पीटीयू जो है, ये सब ड्रग आप यहाँ पे नोट्स पे देख लीजिएगा। एंटी थायराइड ड्रग की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ये कंसाइज वे में इसका सारा का पूरी कहानी है, ठीक है। ये पीटीयू और मेथियोमेजोल की कंपैरिजन टेबल है, यहां से आप देखिएगा। ठीक है, ये रेडियो सर्जरी वगैरह है कि लास्ट में हम लोग कैसे यूज करते हैं और कौन कौन से आयनिक इनहिबिटर होते हैं, कौन कौन से आयनिक ड्रग के कंपेयर प्रेजेंस में हमारा जो थायराइड हार्मोन इनहिबिट होता है, वो नाम है बस। बहुत देखिए नोट्स बहुत हाई लेवल का है, इसलिए मैं आपको नोट्स के फॉर्म में दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपके क्वेश्चन अगर कुछ फंसने होंगे तो यहाँ से फंस जाएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा भाई साहब, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड इनटू आयोडोनियम, I- से I+ बन रहा है, विद इन द थायराइड फॉलिकल्स कैटायन, किस एंजाइम के द्वारा ये प्रोसेस बढ़ता है, यानी आयोडाइड जो है आयोडोनियम में कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, डी आयोडोनाइज्ड D1 के प्रेजेंस में, या थायराइड पेरोक्सीडेज के प्रेजेंस में, या पेंड्रिन, या सोडियम आयन सिम्पोर्टर। यहाँ पे एंजाइम की बात कर रहा है और एंजाइम के लास्ट में एज लगता है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थायराइड पेरोक्सीडेज। आपको याद कराया था क्योंकि ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग आयोडीन डिफिशियंसी, अगर किसी व्यक्ति को आयोडीन की कमी है, उसका जो थायराइड प्रेफरेंशियली सिंथेसाइज मोर T3 देन T4। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आयोडीन की कमी है तो उसका शरीर ज्यादा T3 बनाता है रेदर देन T4, ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, याद है? चलिए ऑप्शन देखिए। MIT जो है वो ज्यादा बनता है DIT से, जवाब सही लग रहा है। D2 एक्टिविटी बढ़ जाती है, DIT और MIT का जो कपलिंग है वो बढ़ जाती है, और DIT और DIT कपलिंग ब्लॉक हो जाती है। तो देखिए ये जवाब सही नहीं है। पहला और तीसरा दोनों जवाब सही लग रहा है कि MIT ज्यादा बनने लगता है, लेकिन MIT बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, MIT का कपलिंग होना इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, DIT और MIT कपलिंग बढ़ जाती है, इसलिए T3 बनता है, T4 नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, which step in thyroid hormone synthesis is not stimulated by TSH? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को स्टार्ट करता है, बढ़ाता है, आपको पता है। तो इसमें से कौन सा स्टेप TSH नहीं कंट्रोल करता है? आयोडीन का अपटेक होना, थायरोग्लोबिन का सिंथेसिस होना, आयोडाइड ट्रांसपोर्ट इनटू कोलाइडल वाया पेंड्रिन, या T3 T4 का रिलीज। तो ऑप्शन नंबर सी है, आयोडाइड का ट्रांसपोर्ट जो है वो बेसिकली TSH के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर फिजियोलॉजिकल सोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग T3 इन द बॉडी। हमारी बॉडी में T3 जो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में ब्लड के जरिए, उसका सबसे मेजर सोर्स क्या है? डायरेक्ट सिक्रेशन फ्रॉम थायराइड, या D1 मीडिएटेड पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3, या D2 मीडिएटेड कन्वर्जन टू ब्रेन, या D3 मीडिएटेड कन्वर्जन। आपको पता है, मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा जो T4 बनता है, ठीक है, T4 बनता है, लेकिन D1 एंजाइम के द्वारा ये T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में T3 की संख्या बढ़ती है। यानी इसका बिल्कुल सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी है, D1 मीडिएटेड पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 इनटू T3। अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ड्रग स्पेसिफिकली इनहिबिट ओनली D1 मीडिएटेड पेरिफेरल T4 टू T3? कौन सा D1 ब्लॉकर है? मैंने था D1 D2 T3, इस तीनों में से पूछ रहा है कौन सा ड्रग जो है केवल D1 को ब्लॉक करता है प्रेफरेंशियली। तो मेथिमाजोल, एमिडारोन, प्रोपेनोलॉल, या प्रोपिलथायोरेसिन। तो इसका चारों का जवाब देखिएगा, खुद देखिएगा, जवाब दीजिएगा, ठीक है। बेसिकली इसका जवाब PTU है, ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है, लेकिन एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग थायराइड बॉन्डिंग प्रोटीन इज ट्रू? आपको बताया था मैंने कि थायराइड बॉन्डिंग प्रोटीन होता है, 3 प्रकार का प्रोटीन था, और सबसे ज्यादा कौन था? TBG, आपको याद होगा। जवाब दे रहा है T3 जो है ज्यादा बाउंड होता है T4 कंपेयर में, TBG सबसे ज्यादा एफिनिटी होती है T3 के लिए, प्रेगनेंसी के समय T4 की संख्या बढ़ जाती है, और एल्ब्यूमिन जो है मोस्ट सर्कुलेटिंग T4। तो उस पर सारे जवाब लगभग सही लग रहे हैं, सी भी सही है, लेकिन सबसे सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर बी, TBG की जो एफिनिटी होती है T3 के सबसे ज्यादा होती है। Which of the following decreases the absorption of oral levothyroxine?
ओरल जो लीवोथायरॉक्सिन टैबलेट है उसका एब्जॉर्प्शन किसके प्रेजेंस में घट जाता है? खाली पेट खाने से, या आयरन और कैल्शियम के साथ खाने से, या फास्टिंग रहने से, या हाइपरथायरॉयडिज्म से। आपको मैंने बताया था कि आपको अगर आपने आयरन और कैल्शियम साथ में खाया तो वो उसका एब्जॉर्प्शन घटेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं, टीआर अल्फा और बीटा। ये प्राइमरली कैसे काम करते हैं? मेम्ब्रेन बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करके, या साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर को ट्रांसलोकेट करके, या टीआरई से बाइंड करके न्यूक्लियस में, फिर कन्वर्जन करके, या IP3 डैग पाथवे सेकेंड मैसेंजर थ्रू। तो बेसिकली टीआर अल्फा बीटा प्राइमरली किस प्रोसेस से काम करते हैं आपको यहाँ पे जवाब देना है। हाँ, टीआरई से बाइंड करता है, उसके बाद ये भी सही लग रहा है, वो एक्टिवेट करता है IP3 डैग के सेकंड मैसेंजर। ऑप्शन ये मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, विच नॉन जीनोमिक इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन एक्सप्लेन क्लिनिकल टैकीकार्डिया? ठीक है, कौन सा नॉन जीनोमिक इफेक्ट जो है थायराइड हार्मोन का टैकीकार्डिया कॉज करता है, धड़कन बढ़ जाती है। इंक्रीज्ड न्यूक्लियर टीआर ऑक्सर रिएक्शन, इंक्रीज बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर एक्सप्रेशन, इंक्रीज MIT-DIT रिसाइक्लिंग, TBG सिंथेसिस। तो आपको पता है ये कब बढ़ेगा? जब हमारे बॉडी में एडिनर्जिक रिस्पॉन्स ज्यादा आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जब आपके बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर का रिस्पॉन्स बढ़ता है उस केस में टैकीकार्डिया होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ T4 कंपेयर टू T3? T4 का T3 कंपेयर में क्या सबसे खास है? ज्यादा पोटेंट होता है T4, हाफ लाइफ कम होती है, प्रो हार्मोन होता है और ट्रांसपोर्ट होता है T3 के फॉर्म में, या फास्टर ऑनसेट। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिस इज सी, कि ये T4 जो है वो प्रो हार्मोन होता है। ठीक है बेटा, चलिए बहुत लंबी क्लास हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है, आप सॉल्व करिए खुद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, आप खुद सॉल्व कीजिए। अगर आप जो लोगों ने एप्लीकेशन पर नोट्स परचेज किया है, कोर्स लिया है, उसमें ये आपको PDF अपलोड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज 15। ठीक है, ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है, जीपैट लेवल क्लासेस चल रही हैं, जरूर तैयारी करिएगा, होपलेस मत होइएगा, पढ़ते रहिएगा। मैं आपके साथ हूं, इस बार सिलेक्शन लेके रखो यार। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।